ललिता सोमगढ़ गांव में सेव टमाटर चाट का ठेला लगाया करती थी। उसकी सेव टमाटर चाट इतनी स्वादिष्ट और चटपटी होती थी कि सभी लोग उसे खाने के लिए उसके ठेले पर आकर भीड़ लगा लिया करते और गांव में ललिता ही ऐसी अनोखी चाट बनाया करती। इसीलिए कोई भी चाट उसकी बनाई हुई चाट के आगे टिक नहीं पाती। एक रोज वो बाजार में अपना ठेला लगाए चाट तैयार करती है। तभी एक ग्राहक आता है। चटपटी सेव टमाटर चाट भेलपूरी खाई है, कचौरी चाट खाई है, लेकिन ये सेव टमाटर चाट तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये ललिता की बनाई स्पेशल चाट है साहब, एक बार खा कर देखिए, मजा ना आ जाए तो कहना। ऐसा है तो फिर चक्कर देखना ही पड़ेगा, मेरे लिए भी लगा दो एक चाट। हाँ बस अभी देती हूँ भाई साहब। ललिता चाट तैयार करती है। कुछ ही देर में उसके ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उस भीड़ को देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है। तभी ललिता उसे चाट देते हुए कहती है, ये लीजिए भाई साहब, चटपटी सेव टमाटर चाट, वो भी नींबू मार के। अरे ललिता बहन, हमको भी तनिक चाट दे दो। बिना चाट के अगर हम घर गए तो हमरा वो छोटा सा चिंटू है ना, घर में बवाल मचा दे। ओहो, तुम तो हमेशा ही घोड़े पर सवार रहती हो। और भी ग्राहक हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ। ये लीजिए आपकी चाट। समय नहीं है ललिता बहन, ये पैसे पकड़ो और जल्दी से चाट दो। तभी ललिता सभी ग्राहकों को जल्दी जल्दी सेव टमाटर चाट बना कर देती है और उसके पैसे का बक्सा धीरे धीरे भरता जाता है और ग्राहक भी चाट खाकर तारीफें करते हुए कहते हैं, वाह वाह, क्या स्वादिष्ट चाट बनाई है भाई, मजा आ गया। एक काम करो बहन, थोड़ी सेव टमाटर चाट पैक भी कर दो। पैक नहीं कर सकती क्योंकि सेव और टमाटर दोनों ही खत्म हो गए हैं, इसीलिए आप कल आ जाना। सच में चाट बनने की देरी नहीं होती कि तुरंत बिक्री हो गई। ये तो मेरा रोज का काम है, आप पैसे निकालो। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ पैसे। वो ग्राहक ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और ललिता भी अपना सेव टमाटर का ठेला लेकर वहाँ से घर की ओर चली जाती है। शाम के समय खाना बनाने से पहले वो सेव टमाटर चाट की बिक्री से आए पैसों को गिन रही होती है। तभी उसका पति शामू घर आता है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, आज कमाई ज्यादा हो गई क्या? ज्यादा क्यों नहीं होगी, मेरी बनाई सेव टमाटर चाट के लोग दीवाने हैं, दीवाने। ये तो तुम एकदम सही कह रही हो भाग्यवान। भगवान करे ऐसे ही तुम्हारे काम में बरकत होती रहे। आपके मुंह में घी शक्कर जी। जाइए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। इस तरह ललिता सेव टमाटर चाट बनाकर अच्छी खासी कमाई कर लिया करती और उन पैसों को जमा करती ताकि अपना खुद का घर बना सके। एक रोज वो टमाटर लेने के लिए बाजार जा रही थी तो रास्ते में वो एक बड़ी सी दुकान देखती है जिस पर तरह तरह की चाट बिक रही थी और लोग मक्खियों की तरह वहाँ चाट खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। ये देखकर ललिता बड़ी हैरान होती है। हाय दैया, इस दुकान पर तो ऐसे भीड़ लगी है जैसे पैसे देकर चाट नहीं, मुफ्त का भंडारा चल रहा है। वैसे दुकान भी तो कितनी बड़ी है और मैं तो एक ठेले पर चाट बनाकर बेचती हूँ। दुकान खरीदने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। ऐसे ही ललिता खुद से बात करते हुए बाजार की तरफ चली जाती है और टमाटर खरीदने लगती है। लेकिन टमाटर के बढ़े हुए दाम सुनकर वो हैरान रह जाती है और सब्जी वाले से कहती है, हे भगवान, लगता है सारी महंगाई टमाटर पर ही आन पड़ी है। ऐसे तो मैं लुट जाऊंगी। एक काम करती हूँ, अभी 5 किलो टमाटर ही ले लेती हूँ, 2 दिन तक तो वो काम चल ही जाएगा। अब घर आकर ललिता घर खर्च का हिसाब लगाती है तो वो बहुत ज्यादा होता है जिससे वो सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसा खोया हुआ देखकर श्यामू कहता है, अरे कौन से ख्यालों में डूबी हो तुम? यही सोच रही हूँ जी कि कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं, इतने में तो घर नहीं चलने वाला। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, बढ़ती महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है। इसीलिए मुझे भी कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे चाट बनाने में लागत कम लगे और आमदनी ज्यादा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि तुम्हारी बनाई हुई सेव टमाटर चाट काफी मशहूर है, लेकिन लागत तो कम नहीं हो सकती ना। इसीलिए तो मुझे कोई जुगाड़ लगाना होगा। समय बीतता है और एक रोज ललिता अपना ठेला लेकर घर लौट रही होती है। तभी उसे एक खेत में टमाटर की फसल लगी हुई दिखाई देती है तो वो चुपके से खेत में जाकर टमाटर तोड़ने लगती है। जैसे ही खेत का मालिक आता है
वो घूंघट करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उन टमाटरों में बहुत से टमाटर गले सड़े होते हैं। अरे ये टमाटर तो आधे से ज्यादा खराब हैं। चोरी करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इनकी चाट बनने के बाद किसी को क्या ही पता चलेगा। और हाँ, मैं इनका इस्तेमाल अब चाट में ही करूंगी। अगले दिन ललिता उन खराब टमाटरों को चाट में डालकर उसमें सेव मिलाकर रोज की तरह लोगों को खाने के लिए देती है और लोग भी मजे से चटकारे लेते हुए चाट खाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, आज की सेव टमाटर चाट में अजीब सा स्वाद आ रहा है ललिता बहन। हाँ भाई साहब, आज मैंने और दिनों से बेहतर चाट बनाई है। अलग चाट का मसाला इस्तेमाल किया है, इसीलिए ज्यादा स्वाद आ रहा होगा। ज्यादा स्वाद नहीं, लेकिन अजीब बासी सा स्वाद आ रहा है। अरे रे रे, ये क्या बात कह दी भाई साहब आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता। आम भी ना अजीब मजाक करते हैं। ललिता जानबूझकर उस आदमी की बात को मजाक में टाल देती है ताकि उसकी गलती सामने ना आ जाए। और उस दिन उसकी और दिनों से ज्यादा कमाई होती है तो उसके अंदर लालच आ जाता है, जिसके बाद वो महंगे सेव की जगह चाट में मिलाने के लिए सस्ते मोटे सेव लाती है। आदत के चलते लोग भी उसकी बनाई चाट को रोज की तरह खाते हैं। बीतते समय के साथ अब ललिता का लालच बढ़ता जाता है और वो इस तरह ही सड़े टमाटरों का इस्तेमाल करती है। एक रोज शांता उसके ठेले पर चाट खा रही होती है, तभी उसे चाट में टमाटर का कीड़ा नजर आता है और वो चिल्ला पड़ती है, हाय दैया, चाट में कीड़ा! हाय मोरे मैया, दैया दैया, ये कैसी खराब चाट खिला रही हो ललिता बहन। मैं तो बढ़िया चाट ही बनाती हूँ, तभी तो सभी लोग यहाँ भीड़ लगाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारी चाट में वो बात नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी, और आज तो इसमें कीड़ा भी निकल आया। देखो तो कितना मोटा कीड़ा है। सभी लोग अब ललिता को घूर घूर कर देखने लगते हैं और ललिता को भी पसीने आने लगते हैं और वो हड़बड़ाती हुई कहती है, अरे रे रे, क्यों झूठ बोलती हो शांता बहन? इतनी हवा चल रही है, ये कीड़ा कहीं से उड़कर आ गया होगा और तुम मेरी चाट को खराब बोल रही हो। अरे मैं इस गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मेरी बनाई सेव टमाटर की चाट के लिए मशहूर हूँ। भला इसमें कमी कैसे हो सकती है? हाँ, ये बात तो तुम ही जानो ललिता बहन। ना जाने किस लालच के चलते तुम ये सब कर रही हो, औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अब भूल कर भी तुम्हारे ठेले की तरफ मुंह उठाकर ना देखूं। शांता ललिता को बहुत खरी खोटी सुनाकर चली जाती है और सभी लोग भी अब ललिता को शक की निगाहों से घूरने लगते हैं। लेकिन ललिता को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी शाम शामू घर आता है तो ललिता को समझाते हुए कहता है, ललिता, आज जो बाजार में हुआ इसकी चर्चा पूरे गांव में है। देखो, अपने लालच के चक्कर में तुम अपना नुकसान मत करो। अरे आप तो खामखा ही डर रहे हो। मेरी बनाई चाट को खाने के लिए बथेरे ग्राहक हैं। एक उस शांता के कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे मेरे काम को कैसे संभालना है ये आप मुझ पर ही छोड़ दो तो बेहतर है। शामू के समझाने पर भी ललिता पर कोई असर नहीं होता। वो उसी तरह चाट बनाना जारी रखती है, लेकिन सड़े टमाटर की चाट खाने से बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं और गांव में ये बात सभी को समझ आ जाती है कि ललिता लालच के चलते चाट में सड़े हुए टमाटरों का इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए धीरे धीरे उसके ठेले पर लोग आने कम हो जाते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि कोई भी उसकी बनाई चाट खाने नहीं आता। चाट ले लो, चटपटी सेव टमाटर चाट। भाई साहब, चाट खाकर देखिए, बहुत बढ़िया है। अरे दूर रखो इसे, ये बेकार खराब चाट तो मैं मुफ्त में भी ना खाऊं। नहीं नहीं भाई साहब, ये चाट खराब नहीं है, आप खाकर तो देखिए। अरे अरे सुनो तो। इस तरह जहाँ एक समय ललिता के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहा करती, वहाँ ग्राहकों की जगह अब मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इस हालत को देखकर ललिता अब अपना सर पकड़कर कहती है, मेरा लालच मेरे काम को खा गया। लालच ने तो मेरी मति ही मार दी थी। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। सब मेरी गलती है। अगर मैंने अपने पति की बात मान ली होती तो शायद ऐसा ना होता। अब ललिता अपनी गलती पर अफसोस करती है क्योंकि उसके लालच के चलते उसका काम बिल्कुल ही बंद पड़ गया था और वो जान जाती है कि लालच सच में एक बुरी बला है जिससे किसी का कभी भला नहीं हुआ। बंसीपुर गांव में हमेशा ही हरियाली और चहल पहल रहा करती थी, लेकिन एक दिन इस गांव की इस हरियाली और चहल पहल को ना जाने किसकी बुरी नजर लगी कि देखते ही देखते इस गांव की हरियाली और गांव के खुशमिजाज लोग एक महामारी की चपेट में आ गए। इस महामारी की संगत में आने वाले
सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें से एक महक और पिंकी का परिवार भी था। पिंकी और महक के माता पिता इस बीमारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके थे, जिनके जाने के बाद दोनों ही बहनें अकेली पड़ गई थी। ठंड का मौसम था और हवाएं चल रही थी। घर में बैठी दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हे भगवान, घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। अब मैं पिंकी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? ठीक है पिंकी बहन, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर महक घर से बाहर ठंड में अपनी बहन पिंकी के लिए खाने की तलाश में निकल जाती है और अपनी पड़ोसी से थोड़ा आटा लेकर आती है और अपनी बहन के लिए चूल्हे पर रोटी बनाती है। रोटी बनाते वक्त उसके हाथ भी जल जाते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहा जमींदार दोनों बहनों की तरफ देखता है और कहता है, अरे ये दोनों तो हरिया की बेटी है ना, जो अभी कुछ दिनों पहले महामारी की वजह से मर गया। उसके जाने के बाद अब यही दोनों बचे हैं लगता है। अरे हाँ, हरिया के पास तो बहुत सारी जमीन भी थी ना। अब उसके जाने के बाद उसकी जमीन पर किसी का भी हक नहीं है, तो क्यों ना मैं ही उसकी सारी जमीन हथिया लूं। वैसे भी ये छोटी छोटी बच्चियां मेरा क्या बिगाड़ पाएंगी। इतना कहकर हरिया अगले ही दिन जमीन के नकली कागजात बनवाकर दोनों बहनों के घर पहुंच जाता है और उनसे इस घर की जमीन को छोड़कर जाने के लिए कहता है। सुनो दोनों लड़कियों, जल्दी से इस घर से बाहर निकल जाओ। ये जमीन और ये घर मेरा है। ये क्या कह रहे हैं आप जमींदार साहब? ये घर और जमीन तो हमारे माता पिता की है, तो ये आपकी कैसे हो गई? लगता है तेरे बाप ने मरने से पहले तुझे बताया नहीं कि उसने तेरी माँ के इलाज के लिए ये जमीन और घर मेरे पास गिरवी रखवाई थी और पैसे चुकाने से पहले ही वो दोनों इस दुनिया से चल बसे। तो अब कानून के मुताबिक ये जमीन मेरी हुई। अब तुम दोनों यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, बाहर निकल जाओ यहाँ से। दीदी, जमींदार साहब क्या बोल रहे हैं? ये घर तो हमारा है ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अभी तुमको मैं धक्के मारवा कर बाहर निकलवाता हूँ। जमींदार अपने साथ आए आदमियों को बोलकर उन बच्चियों को घर से बाहर निकाल देता है। दोनों बच्ची अकेली रोती बिलखती घर से बाहर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, हमारी माता पिता के जाने के बाद एक यही घर तो हमारा सहारा था, अब हम कहाँ जाएंगी? दीदी, मुझे भूख लगी है और ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों बहनें चलते चलते अपने गाजर के खेत के पास आ जाती हैं, जहाँ पर सिर्फ 2 ही गाजर उगी हुई थी। ये देखकर महक जल्दी से खेत में घुस जाती है और वहाँ से दोनों गाजरों को उखाड़ कर ले आती है और एक गाजर अपनी बहन को देकर कहती है, बहन, अभी ना यही वाली गाजर बची है, इसी से हम अपना पेट भर सकते हैं। कोई नहीं दीदी, अभी के लिए इतना खाना मेरे लिए काफी है, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही पिंकी गाजर मुंह में रखने वाली होती है, तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, बेटी, कुछ खाने को दे दे, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत तेज भूख लगी है, भगवान तेरा भला करेगा। ऐसा कीजिए अम्मा, आप ये गाजर खा लीजिए, हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेटी, तेरा मन कितना साफ है, भगवान करे इसके बदले में तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। बुढ़िया ये बोलकर चली जाती है। ये क्या दीदी, आपने अपने हिस्से की गाजर उस बूढ़ी अम्मा को दे दी, अब आप क्या खाएंगी? ऐसा करिए, आप मेरी गाजर से आधी गाजर ले लीजिए। ठीक है पिंकी, आज हम दोनों इस गाजर से ही काम चला लेते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें उस गाजर को आधा आधा बांट लेती हैं और जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाती हैं। अगली सुबह जब दोनों बहनों की आंख खुलती है, तो वो देखती हैं कि वहाँ एक मखमल के बेड पर मोटे से कंबल में वो लिपटी पड़ी थी और उनके सामने एक बहुत बड़ा घर था। ये देखकर दोनों हैरान थी। दीदी, कहीं ये सपना तो नहीं? ये किसका घर है और हम यहाँ पर कैसे आए? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चलकर देखते हैं, शायद यहाँ कोई हो। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गाजर का खेत था और वो बूढ़ी औरत उन्हें दिखती है। देख पिंकी, ये तो वही बूढ़ी औरत है जिससे हमने कल गाजर की हेल्प की थी, शायद ये इन्हीं का घर है। हाँ दीदी, शायद आप सही कह रही हो, चलिए इनसे चलकर पूछ लेते हैं। महक और पिंकी उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसे
घर के बारे में सवाल करती हैं। वो बूढ़ी औरत उन दोनों को बताती है कि ये एक जादुई गाजर का घर है जो उसने दोनों बहनों को एक बूढ़ी और बेसहारा औरत को खाना खिलाने के बदले में दिया है। वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी जो लोगों की मदद करने के लिए अक्सर ही आया करती थी। घबराओ मत बच्चियों, ये घर और ये गाजर के खेत सब तुम्हारे हैं। तुम इस गाजर को बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। धन्यवाद अम्मा। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। दीदी, ये घर तो हमारे पुराने घर से भी बड़ा है। ये कितना सुंदर है। गाजर का घर तो मैंने पहली बार देखा है। और देखिए ना, कितनी सारी गाजर है। अब हमें कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा और हमें एक गाजर को बांट कर नहीं खाना पड़ेगा। तूने सही कहा पिंकी। चल, इन गाजरों को बाजार में बेच कर आते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें उन गाजरों को एक बड़े से ठेले में जमा कर लेती हैं और बाजार ले जाती हैं और आवाज लगाकर गाजर को बेचना शुरू कर देती हैं। उनकी गाजर बेहद ही लाल और मीठी थी, जिन्हें देखकर लोग खुद उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और ढेरों गाजर पल भर में बिक जाती है। देख पिंकी, जरा सी देर में हमारी सारी गाजरें बिक गई। अब मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ दीदी, आज माँ पिताजी होते तो ये देखकर कितने खुश होते कि उनकी बेटियाँ बड़ी बहादुर है। आप मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो ना। तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। पिंकी, माँ और पिताजी जहाँ भी होंगे ना, हमें खुश देखकर खुश होंगे। अब चल, घर चलते हैं। कल भी तो गाजर ही तोड़नी है ना। इतना कहकर महक और पिंकी अपने गाजर के घर की ओर चल देते हैं और अब हर दिन दोनों बहनें अपने हरे भरे गाजर के खेतों से ढेरों गाजर तोड़ कर लाती और बाजार में बेचती। एक दिन दोनों बहनों की अच्छी कमाई होती है और तभी गांव का जमींदार बाजार में कुछ सामान लेने जाता है और वहां पिंकी और महक को गाजर बेचते देखकर कहता है, अरे ये दोनों तो हरिया की बेटियां हैं ना, जिनकी जमीन मैंने हथिया ली थी, लेकिन उनके खेत तो मेरे पास है। फिर ये इतनी सारी गाजर कहाँ से लेकर आ रही हैं? कुछ तो लोचा है, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर जमींदार पिंकी और महक का पीछा करने लगता है और जब दोनों बहनें सारी गाजरें बेचकर वापस घर की तरफ चल देती हैं, तो जमींदार भी उनके पीछे पीछे चल देता है। रास्ते में जाते वक्त पिंकी अपनी बहन से कहती है, दीदी, गाजर का घर है, ये तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे अब भी अपने पुराने घर की याद आती है। वहाँ माता पिताजी की बहुत सारी यादें भी तो थी ना। काश ऐसा हो पाता कि हमारा घर और हमारी जमीन हमको वापस मिल जाती। याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन क्या करें, अब हम अपने पुराने घर वापस तो नहीं जा सकते ना। अब जो हमारे पास है, हमें तो उसी में गुजारा करना पड़ेगा। काश भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि हमारा घर हमको फिर से वापस मिल जाए। इतना कहकर दोनों बहनें अपने गाजर के घर के पास पहुंच जाती है, जहां जमींदार उनके गाजर की फसल और गाजर का घर देखकर हैरान हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। इतना बड़ा गाजर का घर और इतने सारे गाजर, क्या ये सब सच है? अरे माँ, ये तो वाकई में सच है। लेकिन इन गरीब और फटीचर लड़कियों के पास इतना सब कुछ आया कैसे? अरे दीदी देखो, ये तो गांव का जमींदार है। इसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो तुम दोनों ने मुझे देख ही लिया। चलो अच्छा है, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था। हमारा सब कुछ तो आप पहले ले चुके हो, अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? लेने नहीं, बल्कि देने आया हूँ। देने आए हो? लेकिन क्या देने आए हो? तुम्हारे स्वर्गवासी माता पिता की यादों से भरा वो घर और तुम्हारी जमीन के बदले मुझे कुछ और चाहिए। हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे माता पिताजी वाली यादें और वो जो घर की जमीन है ना, वो हमें वापस कर दो। बताओ, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? ये हुई ना बात, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे ये घर और ये गाजर का खेत ये चाहिए। उसके बाद तुम मुझसे अपनी पुरानी जमीन और घर ले सकते हो। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। जमींदार की शर्त पर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। छोटी बहन पिंकी जमींदार से गुस्से में कहती है, नहीं, हम तुम्हें ये सब नहीं देंगे। तुम पहले भी हमसे चालबाजी करके सब कुछ ले चुके हो। क्या भरोसा तुम इस बार भी धोखा देकर हमें यहाँ से भगा दो तो?
ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार। कानूनी कागजात होंगे जिस पर तुम्हारे मेरे दस्तखत होंगे। ठीक है फिर कल कानूनी कागजात के साथ में आ जाना। हम अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार है। बदले में तुम हमारे माता पिता वाली जमीन और वो घर हमें वापस कर दोगी ना? सौदा मंजूर। जमींदार लालच में आकर अगले ही दिन उनकी पुरानी जमीन के कागजात लेकर आ जाता है और दोनों बहनें अपनी माता पिता की यादों से जुड़े उस घर में वापस चली जाती हैं और ये गाजर का घर और खेत जमींदार को सौंप देती हैं। लेकिन जमींदार को ये नहीं पता था कि उसका लालच एक दिन उसे कंगाल कर देगा। कितनी नादान है ये दोनों बहनें। उस बंजर जमीन और टूटे फूटे घर के लिए इतना अच्छी जमीन जायदाद छोड़कर चली गई। अब मैं पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जमींदार अंदर जाकर उस मखमली बेड पर मखमली चादर ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके मुंह को एक कुत्ता चाट रहा होता है। ये देखकर जमींदार हैरानी से उठता है और अपनी चारों तरफ नजर घुमाता है, जहां सिर्फ घने जंगल और खुले आसमान के अलावा कुछ भी नहीं था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वो घर, मखमली बेड, मखमली चादर, ढेर सारे गाजर और वो ये सब कहाँ गया? क्यों जमींदार, सारे ऐशो आराम खत्म हो गए? तुम शायद भूल गए कि लालच का फल हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। तुमने जिस लालच में आकर पहले उन गरीब बच्चियों का घर छीना था, इस लालच में आकर तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे और तुम्हारे लालच ने तुम्हारी लुटिया ही डुबा दी। और तुम्हारी इस गलती की सजा यही है कि तुम जिंदगी इस घने जंगल में अकेले काटोगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा खुद का घर भी गायब कर दिया है। इतना कहकर वो बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है। जमींदार अपनी गलती पर पछताता रहता है, क्योंकि उसका खुद का घर और जमीन भी गायब हो चुकी थी। दूसरी ओर पिंकी और महक अपने पुराने घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अपने गाजर के खेतों पर दोबारा मेहनत करके हरी भरी फसल उगाती हैं और सबकी मदद करती हैं।